कल की रैली के बाद जो है एक अचानक सा लग रहा है, ऐसा मानो कि लोग ऐसा कर रहे हैं या ऐसा लिख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है या आ गया है। जबकि ऐसी बातें नहीं हैं, कहीं से ये सही नहीं है। और कल जो बातें की गई और जिसको लेकर कर के लोग कह रहे हैं कि मतलब अभी भी ऐसा है कि बीजेपी को ये कर दिया, वो कर दिया, लालू जी ने वो कर दिया, लेकिन सच्चाई इसके जस्ट विपरीत है कि लालू जी सब दिन बहुत ही मतलब बहुत सारे लोगों को जो है निजी जिंदगी में जाकर निजी टिप्पणी करते रहे हैं। उनका पुराना इतिहास रहा है कि लोग हर नेताओं के ऊपर वो जो है निजी टिप्पणी करते हैं। और वही कल उन्होंने काम किया नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिसके बाद जो है पूरे भाजपा भाजपा के जितने नेता हैं उन्होंने एक अपना ये चेंज कर दिया। तो ये कोई ये नहीं कि बहुत इन्होंने ऐसा किया, ये उसमें एक देख सकते हैं कि भाजपा वालों ने एक जवाब दिया है और एक तरीके से कि इनको कहना कि हाँ, लालू जी कहते हैं कि भाई तुम्हारा संतान क्यों नहीं हुआ, इस तरह की ओछी बात जो उन्होंने करी और उसका माकूल जवाब है। जो मित्रगण या जो लोग लिख रहे हैं कि इससे भाजपा को आईटी सेल और फलाना ढिमकाना, अरे इससे कुछ नहीं होना है। कुछ दिन में जैसे मैं चौकीदार हूँ, पूरी जनता ने रखा था, पकड़ा था, उसी तरह देखना आने वाला समय में पूरी जनता जो है लगभग। और इसका एक बार प्रमाण नहीं है भाई, कई एक बार है मोदी जी ने जो जो आवाहन किया, थाली पीटने, ताली बजाने से लेकर कर करके घंटी बजाने से लेकर कर करके आपका जो है अभी 22 जनवरी को दीपक जलाने से लेकर कोरोना के समय में दीपक जलाने से लेकर करके ये सभी लोगों ने किया। तो इससे समझ जाना चाहिए कि आज भी देश की जनता के बीच में मोदी ही है और अभी मोदी के सामने कोई और नेता नहीं है। तो हाँ, मतलब जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि लोकसभा के मुद्दे अलग हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा में सीधे यहाँ नहीं देखता है कौन खड़ा है, सीधा ऊपर देखता है कि नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन खड़े हैं। तो कल की रैली से लोकसभा के किसी भी जो है परिणाम पे कोई असर होने वाला नहीं है। उससे कुछ होना जाना नहीं है। उल्टा एक और चीज़ है कि मैं बार-बार कहता आया हूँ कि जितना मोदी को गाली देंगे विपक्षी, जितना विपक्ष जो है मोदी को टारगेट करेगा, मोदी उतनी ही मजबूती से आगे आएंगे। और ये 2014, 19 उसके पहले जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी देख लीजिए कि जितनी बड़ी बातें, जितनी बड़ी गाली, जितना बड़ा आरोप, जितना बड़ा भारी भरकम नीच भरा शब्द जो प्रयोग किया गया मोदी के लिए, उन सभी चीजों से वो दुगना ताकत से वापस लौटता है मोदी। तो ये जो लालू जी ने कहा है कल, ये लालू जी के खिलाफ जाने वाला है। और इसको जो ठीक है समर्थक हैं उनका तो काम है उनके बात में, या कार्यकर्ता है उनकी काम है अपने नेता की बातों को सही ठहराना। लेकिन कुछ जो न्यूट्रल टाइप के लोग हैं, अगर वो इस बात को जायज ठहरा रहे हैं कि निजी टिप्पणी करना कहीं सही है, जायज है, तो ये बहुत ही दुखद है। निजी टिप्पणी करना कहीं से जायज नहीं है, चाहे कोई भी हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी लीडर हो, किसी भी लीडर के ऊपर या कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी के ऊपर निजी टिप्पणी करता है तो ये सरासर गलत है और ये ओछी मन मानसिकता का परिचायक है। तो जो कल है कि उसके बाद जो कह रहे हैं कि भाजपा जो है बैकफुट पे चली गई और भाजपा आज देख रहे हैं, मैं मतलब जो जो रिजेक्टेड माल है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे अजीत अंजुम हो गया, अभिसार शर्मा हो गया, रवीश कुमार हो गया, प्रसून वाजपेयी हो गया, इन सब जैसे लोग जो रिजेक्टेड लोग हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो लोग इसको बढ़ा चढ़ा कर करके और ये इस तरह की बातें जो है वो अपने ट्विटर पे, एक्स पे वो मतलब जो है का पोस्ट कर रहे हैं। जबकि उनको ये समझना चाहिए कि जैसे एक बिहार में खास करके हम उठाते हैं कि शुरू से ही लोकसभा, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस समय भी लालू यादव है जो नीतीश जी को उन्होंने कहा था संसद में कि जो नीतीश कुमार है उसके पेट में दांत है। फिर राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के लिए क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आज सोचिए 17-18 सालों से मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार है। उसी तरह से मोदी को उठा के 2002 से देखिए कि मौत का सौदागर तो फला मतलब नीच कहा गया मणिशंकर अय्यर के द्वारा। तो सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा। नहीं,
बहुत तरह की बातों को उठा करके अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने कहा, और उसके विपरीत जस्ट 2014 में 282 सीटों के साथ भाजपा आई, मतलब एनडीए और भी ज्यादा 300 कुछ सीटों के साथ 2019 में 303 सीटें भाजपा को आई। तो ये जितना गाली देंगे, चाहे वो लालू यादव ही क्यों नहीं, क्योंकि एक चीज और है, कल की रैली से ये बात सामने निकल करके आई है कि लालू यादव पुराने लालू यादव ही हैं, और वही बात है जो बिहार को खल जाती है हमेशा, बिहार की जनता को, क्योंकि वो पुराने दिनों के जो जख्मों को है वो ताजा कर देते हैं अपनी बातों से, जातिवाद बातों से, अगड़ा पिछड़ा कर कर करके। अरे ठीक है, एक बात और मैं बताना चाहता हूं अपने मित्रों को कि मंडल कमीशन का जो क्रेडिट लेते हैं लालू जी, उसमें कहीं भी लालू जी का कोई क्रेडिट नहीं है, कोई योगदान नहीं, क्योंकि लालू जी उसमें बहुत ज्यादा फेमस नेता नहीं थे। अगर 1989-90 की बात करिए, आप जाकर के पढ़िएगा या किसी पुराने लीडर से पूछिएगा। हाँ, छात्र संघ राजनीति में नीतीश जी को जरूर लालू जी ने मदद किया था, लेकिन 1989-90 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बिहार के बन रहे थे तो उसमें बहुत बड़ा योगदान नीतीश जी का था, क्योंकि उस समय का जो जनता दल का जो शीर्ष नेतृत्व था, देवीलाल वगैरह जैसे लोग जो थे, वो लालू जी को कतई मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते थे। और वैसे में लालू जी के लिए वहां पे बैटिंग, क्योंकि दिल्ली में जनता उसमें केंद्रीय राज्य मंत्री नीतीश जी हुआ करते थे, उसमें लालू जी नहीं थे वहां पे। ये सोच लीजिए कि वहां पे नीतीश जी केंद्रीय राज्य मंत्री थे, लालू जी वहां पे कुछ नहीं थे। और लालू जी का जहां तक मुझे भी याद है कि जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो हम लोग पढ़ रहे थे अपने दलान में, तो जब 7:30 बजे वाला न्यूज में जब आया, जो प्रादेशिक समाचार आता है, तो लालू प्रसाद यादव नाम सुन कर करके वहां पे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे हमारे गांव में, तो कहे ये कौन नेता है भाई। तो इस तरह का मतलब ये था इनका। तो ये कहना कि लालू जी ने मंडल कमीशन लागू करवा, नहीं, अगर आप ऐसा कहते हैं तो बाकी नेताओं के साथ नाइंसाफी है। क्यों नाइंसाफी है? कि उस समय प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, उस समय नीतीश जी भी थे जनता दल में, उस समय रामविलास पासवान भी थे, शरद यादव भी थे, और भाजपा उस सरकार को समर्थन कर रही थी। और यहाँ भी बिहार में भाजपा के समर्थन से लालू यादव मुख्यमंत्री थे। तो ये नहीं कह सकते कि लालू जी ने मंडल कमीशन ला कर करके लोगों को जुबान दिया, नहीं। आप ये कह सकते हैं कि लालू जी का जितना मतलब योगदान उससे कहीं ज्यादा नीतीश जी का है, उससे कहीं ज्यादा शरद यादव का, उससे कहीं ज्यादा बीपी सिंह का, उससे कहीं ज्यादा भाजपा का, उससे कहीं ज्यादा रामविलास पासवान का योगदान है। लालू जी क्योंकि उस समय उतने बड़े लीडर नहीं थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब रही बात क्या कि इस चीज को बहुत सारे लोग सुनेंगे तो उनको लगेगा अटपटा, लेकिन आप जा कर करके किसी भी राजनीतिक के जो पुराने जो लोग हैं, माहिर लोग हैं, उनसे, जो जानकार लोग हैं, उनसे इस बात को जानकारी लीजिएगा। कुछ किताबें हैं जो मैं उसका नाम आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा, मैंने लिख दूंगा अपने टाइम लाइन पे, आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं, और जो कि उस समय लालू जी और नीतीश जी के करीबी हुआ करते थे। और नीतीश जी की जहाँ तक है बहुत उसके बाद जो है 94-93 के आसपास आते आते हैं, 92-93 में नीतीश जी से उनकी अनबन, एक कुछ छोटा सा एक घटना किस्सा है कि नीतीश जी वहाँ बिहार भवन में, जब वहाँ पे ये सांसद थे और वहाँ पे जब ये थे, तो बिहार भवन में एज ए मुख्यमंत्री वहाँ पे गए हुए थे लालू जी, और मिलने गए थे नीतीश जी, और साथ में ललन सिंह भी थे। उस समय नीतीश जी ने नीतीश जी ने, लालू यादव ने उतने सारे लोगों को बीच में गाली गलौज किया, उनके नीतीश जी के लोगों को, न कि नीतीश जी को, लेकिन नीतीश जी के लोगों को माँ बहन की गालियां दी, जिसके कारण नीतीश जी को बहुत झटका लगा था। और उसी समय उन्होंने निर्णय लिया था कि अब मेरा इनसे अलग होने का समय आ गया। और उसके बाद ही वो धीरे 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 वो लग गए थे कि इस व्यक्ति से मुझे आजाद कैसे होना है, कैसे छुटकारा पाना है। और उसका जो है धीरे धीरे 94 में आकर करके वो अलग हो गए, और समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ वो मिल करके बनाए। तो जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी तरह की बात कह कर कर करके, ठीक है, महिमा मंडन करना उनके कार्यकर्ताओं का काम है, लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस बात को कम से कम ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपको जुबान जो दी गई है, जो जो हमारे ओबीसी के भाई लोग हैं, जो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के जो भाई लोग हैं, उनको इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि मंडल कमीशन लालू जी की देन नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी।
वो बीपी सिंह की बने केंद्र में प्रधानमंत्री वो थे, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वो प्रधानमंत्री थे, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से लालू जी भी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे, और इनको मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार के महत्वपूर्ण योगदान था। तो इन सब चीजों को अगर थोड़ा सा भी दिमाग में रखा कीजिए कि सिर्फ ठीक है, बाकी जो उन्होंने किया बाद में आकर करके, उन्होंने एक चीज जरूर किया कि अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक कर करके जो रट लगाया, उस पे उन्होंने जरूर काम किया था। उस पे भी काम नहीं, सिर्फ बस एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। जहां तक वो अपनी जाति के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के लिए काम किया। आप बताइए कि कितने लोगों के लिए पढ़ने लिखने का उस समय एजुकेशन की स्थिति क्या थी, सड़क की स्थिति क्या थी, जो जो इनको बना बनाया मिला था उसको खत्म कर करके उन्होंने रौंद करके लालू जी ने रख दिया था। और बाद में जब 2005 में नीतीश जी जब आए, तो उस चीज के बाद जो परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन है, बिहार खत्म हो गया था। एक कैंसर समझिए कि कैंसर बिहार को था लास्ट स्टेज में, और उससे निकाल करके नीतीश जी ने यहाँ तक पहुंचाया है। तो मैं तो पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अगर भारत रत्न के सच्चे हकदार अगर बिहार में कोई नेता है तो दो नेता हैं। अभी एक है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने शुरुआती में बहुत सारी यहाँ फैक्ट्रियां लगवाई बिहार और भारत के पर बहुत सारा ऐसा पहला फैक्ट्री यहाँ पे बहुत सारा लगा, जैसे रिफाइनरी हो गया, आपका स्टील प्लांट हो गया, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे अगर पढ़ेंगे जाकर के इतिहास में। और दूसरे जो नेता हैं वो नीतीश कुमार है, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, जीवित में ही देना चाहिए। मैं तो केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ, क्योंकि बिहार को परिवर्तन करने में इनकी अहम भूमिका रही है। आज के दौर में आज सड़क देखिए हर जगह है, बिजली हर जगह है, नल जल हर जगह है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं नीतीश जी के द्वारा चलाई गई जो कि बाहर के मतलब प्रदेशों ने उसे अपनाया, केंद्र सरकार ने उसे अपनाया। और मैं एक चीज यहाँ पे और भी, इसको अदरवाइज कोई और मत लीजिएगा, इससे मतलब इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि ठीक है मिला है, उसमें बहुत बड़ी बात है कि बिहार के हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको मिलना अच्छी बात है। लेकिन उनसे ज्यादा डिजर्व करते हैं मेरी नजरों में नीतीश कुमार, माने कर्पूरी ठाकुर से ज्यादा डिजर्व नीतीश कुमार और श्री कृष्ण सिंह करते हैं भारत रत्न के लिए। तो इन दोनों को देना चाहिए था केंद्र सरकार, लेकिन है क्या कि वोट बैंक की राजनीति है। अब वोट बैंक में अगर आप देखेंगे तो 3% के आसपास श्री कृष्ण सिंह की जाति यानी भूमियार है, वही 2 पॉइंट समथिंग 3% के आसपास नीतीश जी की जाति कुर्मी है। तो इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार जो है इन लोगों को भारत रत्न नहीं देगी। अगर देखिए मरणोपरांत दिया जाता है वो अलग बात है, लेकिन अगर जीवित में किसी व्यक्ति को आप सच्चा आप अगर उनको सम्मानित करेंगे, कितनी बड़ी बात होगी। और ये हमारे लिए, बिहार के लिए कितनी गौरवपूर्ण बात है कि ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अब लालू यादव और लालू यादव की पार्टी डिमांड करती कांसीराम को मिलना चाहिए। कांसीराम को क्यों मिलना चाहिए, वो क्यों डिमांड करते हैं, मेरी समझ से परे है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनका योगदान बिहार में ऐसा क्या रहा जिसके लिए लालू जी डिमांड करते हैं। लालू जी अगर यहाँ पे बाकी चीजों से ऊपर उठ कर करके सिर्फ कृष्ण सिंह के लिए मांग करते या किसी और के लिए मांग करते तो समझ में आता था, लेकिन कांसीराम के लिए मांग करना ये कहाँ से जायज है। तो जहां तक जैसा मैंने कहा कि ये सब चीजें जो हैं थोड़ा सा आज के दौर के जो लोग हैं, युवा हैं, जो अभी 20 साल 22 साल 25 साल 18 साल के लोग हैं, उनको इन बात को दिमाग में बिठाना चाहिए। आपकी माइंड में जो है ना गलत बातें डाली जा रही कि मंडल कमीशन लालू जी की देन है और आपको जुबान लालू जी ने दिया, नहीं। मंडल कमीशन लागू होने के बाद ही आप लोगों को सारे आरक्षण वगैरह जो मिला है, और उसमें इन सारे नेताओं का ही बराबर का योगदान है। मैं लालू जी के भी योगदान को नहीं नकारता, लेकिन उतना उनसे ज्यादा योगदान, क्योंकि केंद्र में नीतीश जी मंत्री थे, केंद्र में रामविलास पासवान मंत्री थे, शरद यादव मंत्री थे, बीपी से वहां पे प्रधानमंत्री थे जो कि एक अगड़ी जाति यानी राजपूत जाति से आते थे, और भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार में थी। उसके बाद जब सत्ता से बाहर कब हुई, जब आडवाणी जी रथ यात्रा निकालते हैं और लालू यादव उनको गिरफ्तार कर मतलब करवाते हैं यहाँ पे, तब वो यहाँ से समर्थन वापस ले लेती है, दोनों जगह से, बिहार और आपका वहाँ केंद्र से। नहीं तो भाजपा की भी उतना ही योगदान है मंडल कमीशन को लागू करने में। शिक्षा में आरक्षण अर्जुन सिंह ने दिया। अर्जुन सिंह कौन थे, राजपूत जाति से थे, मतलब अगड़ी जाति से थे। तो ये कहना कतई कहीं से उचित नहीं है कि लालू जी की देन है। ये चीज आज के दौर के लड़कों को, युवाओं को, जितने भी युवा हैं, चाहे वो लड़के लड़की कोई भी हो, उनको इन सब बातों को बिठा लेना चाहिए कि लालू जी की वजह से आपको नहीं,
इन सारे नेताओं के वजह से आपको, इन दो दलों के वजह से आपको मिला है। अगर दल देखना है तो दो देखिए, जनता दल और भाजपा उस समय का। अब जनता दल से बहुत सारे दल टूट गए, जनता दल यूनाइटेड है, लोजपा है, राजद है, ये सब जनता दल सेकुलर है, ये सब सारे दल जो है उनसे उस जनता दल से अलग हुआ है। तो इन सबको दे सकते हैं, योगदान देना चाहिए आपको। सिर्फ लालू जी को योगदान देना एकदम गलत है, मैं इसका पूरा दूर विरोधी हूँ। और लालू जी ने जिस तरीके से कल उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री आपका सम्मानित, एक मैंने आपका एक यहाँ जो है संवैधानिक पद है उस पर बैठा हुआ चरणों में गिर गए, मोदी को तुमको संतान नहीं है। एक तो पहले वो तुमताम कह के बात करते हैं, जबकि मोदी जी और या नीतीश जी उनके हम उम्र ही हैं, साल 2 साल का आगे पीछे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो ये चीज कहना बहुत गलत एक चीज है। तो चलिए, उनका कहा जाता है कि गवई अंदाज है, लेकिन ये कहना कि तुम्हें संतान, अगर यही बात तेज प्रताप यादव के लिए कह दिया जाए तो, जैसे राजद वाले या लोग कहते हैं कि मोदी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो तेज प्रताप ने क्या किया? अब कोई कह देगा कि नीतीश जी नहीं, नीतीश जी की बात जो है दूसरी बात थी। नीतीश जी के जो है मुख्यमंत्री बनाने में जब उन्होंने योगदान किया था, तो नीतीश जी जब दिल्ली में वहां पे जब ये चले गए थे, जबकि पटना में वो पहले अपने मित्र के यहाँ रहते थे, तो जब दिल्ली नीतीश जी गए यहाँ से सांसद और मंत्री बनने के बाद, तो यहाँ से उनकी पत्नी जो मंजू देवी हैं उनका ट्रांसफर यहाँ से दिल्ली कर दिया गया था, और उसमें लालू जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने अपने जो फर्ज, मतलब जो एक कहता है गिव एंड टेक वाला, कि रिटर्न फेवर रिटर्न करना, उन्होंने लालू जी ने किया था उस समय। लेकिन बाद में जब इस पर सवाल मतलब उठने लगा कि लालू जी ने ऐसा से, जब न्यूज में आने लगा कि दोस्ती निभाई, तो नीतीश जी ने उस समय लिख करके लालू जी को दिया कि भाई इनका ट्रांसफर पुनः वहीं करवाया जाए, यहाँ पे नहीं रखा जाए। बाद में फिर से उन्होंने पुनः ट्रांसफर मंजू जी का पटना में इधर करवा दिया गया। तो आप इससे समझ सकते थे कि नीतीश कुमार इन सब चीजों मामलों में सिद्धांतवादी थे और हैं। अब इसको आप नकार नहीं सकते चीजों को। और अगर ये लग रहा है कि मैं तथ्य झूठ बोल रहा हूं, तो आप जाके चेक करिए कि ये तथ्य है, सही है या नहीं है। तो ये नहीं है आप नीतीश जी के ऊपर आरोप जो लगाते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा था, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि इनके दोस्त मुख्यमंत्री और इसका इन्होंने नाजायज फायदा उठाया, उस चीज को देखते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ पे ट्रांसफर करवा दिया था। और जब वो सांसद के हारे, तो फिर से वो पुनः यहाँ जब आए और यहाँ पर एमएलए फ्लैट वगैरह में रहते थे, तो यही लालू प्रसाद यादव ने उनको बंगला खाली करवा दिया था, मैंने वो रूम खाली करवा दिया। आज रोना रोते हैं लोग, नीतीश जी को खाली करवा दिया था, और नीतीश जी फिर अपने एक दोस्त के घर जाकर के रहे थे। और उसके बाद वो जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने तब तक अपने दोस्त के ही फ्लैट में रुकते थे, रहते थे। वहीं पे उनका अपना छोटा सा एक कमरा, उनका दोस्त अपना ज्यादा सामान भी नहीं था। और फिर जब वो मुख्यमंत्री बने, अन्य मार्ग जब आए, तो वहीं से डायरेक्ट अपने दोस्त के ही फ्लैट से वो शिफ्ट किया अन्य मार्ग। ये सारी बातें तथ्यात्मक है, और मतलब इसको जाकर के आप चेक कर सकते हैं, कहीं से भी फैक्ट चेक कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। कहीं मैं इसमें से ये अपनी ये जो आजकल कह देते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, आप जाकर के पता कीजिएगा। तो थोड़ा सा इसमें जदयू के लोगों को भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि वो जब इस तरह की बातें सवाल लोग करते हैं तो वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। नहीं, फैक्ट जानिए ना, बताइए कि क्या बात सच्चाई थी। तेज प्रताप यादव की तरह नहीं छोड़ दिए थे। और मोदी जी के ऊपर अगर आप पत्नी छोड़ने का आरोप लगाते हैं, तो तेज प्रताप यादव के, और तेज प्रताप यादव के ऊपर तो केस भी चल रहा है ना, कि उन्होंने भाई उनकी माता राबड़ी देवी ने मतलब ऐश्वर्या को मारपीट किया है, बाल नोचा है, ये वो, माने औरत को प्रताड़ित करने का भी केस इनके ऊपर है। किस वजह आप लोग कैसे बोल सकते हैं इस तरह की बातें? तो ये सब जो है निजी टिप्पणियों से बचना चाहिए। कि क्या मतलब ऐसा इस तरह का किसी भी लीडर के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा कि तेज प्रताप के ऊपर भी इस तरह की बात की जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपनी अपनी निजी जिंदगी में अलग अलग परेशानियों से लोग जूझता है, और उस चीज पर लोग इस तरह का कमेंट बाजी करना, और इस तरह का इस माने एक 50,000 लाख के भीड़ में बोलना, और इसको लोग आज जो है प्रचारित इस तरीके से कर रहे हैं, कुछ मित्र लोग हैं कि लगता है कितना बड़ा तीर मार दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे मित्र, जो आप लोग कह रहे हैं, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। 40 सीट में से 30 सीट के आसपास, मेरा अनुमान, हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो, ज्यादा हो जाए, ये मैं नहीं कर रहा, लेकिन 30 सीट के आसपास जो है एनडीए जीतेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हाँ, 8 से 10 सीटें मेरा अनुमान है कि महागठबंधन को जा सकती है। और पूरे अगर भारत में कहें तो बीजेपी को 280 से लेकर 305 सीट के आसपास आई है, ये मेरा अनुमान है।
और बाकी जो है जो मतलब एनडीए का जहां तक है वो 300 350 प्लस रहेगा। इससे इसको कहीं भी आप ये वीडियो तो रहेगा रिकॉर्डेड, आप मैं डिलीट भी नहीं मारता। मेरी वो आदत नहीं है कि मेरी बात अगर गलत होगी तो मैं अपने पोस्ट डिलीट कर देता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो ये मेरा वीडियो रहेगा, आप उस चीज को ध्यान से देखिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें हो सकता है 5, 6, 1, 4 ऊपर नीचे हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही रिजल्ट। तो ये लालू जी के बोलने से कोई फर्क नहीं। लालू जी ने उनके परिवार के ऊपर ये जो लगाया कि आपकी संतान नहीं है, आपका कोई परिवार नहीं है, तो ये जो चीज है परिवारवाद का भी एक मायने अलग होता है। लालू जी या उनके समर्थकों को बताना चाहता हूँ परिवारवाद है क्या। परिवारवाद ये है कि जैसे राष्ट्रीय जनता दल में आपके लालू यादव जी को छोड़ के उनके परिवार के किसी भी सदस्य को छोड़ करके किसी दूसरे नेता का व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता है, कि कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन सकता है। ये होता है आपका परिवारवाद। जैसे समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव के बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक बना हुआ है तो अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव। मायावती का वही स्थिति, ममता बनर्जी का वही स्थिति, लोजपा राम या चिराग पासवान का भी वही स्थिति। तो इन सब चीजों, ये सब को परिवारवाद कहते हैं। आप मोदी उस पर नहीं कहते कि अगर किसी लीडर का बेटा अगर वो कार्यकर्ता है और वो शुरुआती दौर से ही वो राजनीति में अपना आजमा रहा है, उसको आप परिवारवाद नहीं कह सकते। अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लीडर हैं जिनके बेटा जो हैं मंत्री, विधायक और ये सब एमपी बने हैं, लेकिन ये सोचिए कि बीजेपी में ये आप लोग भी बताइए कि कोई भी कल अगला अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। अब कुछ दिन पहले जब नीतीश जी अलग थे तो उस समय भरी संसद में तेजस्वी यादव ने नीतीश जी के बेटे निशांत के ऊपर एक ओछी टिप्पणी कर दी। ये सब, इसके ऊपर अगर कोई कहे कि ये बहुत बड़ा तोप मार दिया, तीर मार दिया राष्ट्रीय जनता दल ने या उसके शीर्ष नेतृत्व ने, तो ये सबसे बड़ा एक मूर्खता है। और ऐसे लोग जो इसको सराहना कर रहे हैं, इनसे लोगों के मतलब बुद्धि पे तरस आता है मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिंटू सही बोल रहे हैं। अभिमन्यु यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका वीडियो बराबर देखते रहता, फोटो देखते रहता हूँ। कल अब उनको परिवारवाद की संज्ञा में नहीं रख सकते, वो परिवारवाद में नहीं आएंगे क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। अगर मान के उतना छोड़ दो, तुम्हारे मंत्री जी का जो बच्चा है वो आज भी धीरे धीरे वो क्षेत्र में मान लीजिए अपना ये करता है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ अभिमन्यु यादव रामकृपाल यादव के बेटे हैं, मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ, मतलब व्यक्तिगत नहीं, मैंने जानता हूँ उनके वो बेटे हैं। तो परिवारवाद में जो है एक माने जो फर्क है, जो उसका डेफिनेशन है, ये लोग बदल देते हैं कि नहीं बेटा है, माँ बेटी है तो वो परिवारवाद। अरे नहीं भाई, किसी का बेटा निचले स्तर से कार्यकर्ता बन कर करके क्षेत्र में रह कर करके बहुत मेहनत कर करके तब जाकर करके कुछ बन पा रहा है। और एक है कि अपना पैदा राहुल गांधी क्या था भाई, पढ़ा बाहर में, उसको यहाँ का माने भारत का जो ग्रामीण परिवेश है या यहाँ की क्या मतलब परेशानी है उसके बारे में उसको एबीसीडी नहीं पता था, और वो आकर के सांसद बन गया, प्रधानमंत्री का उसको उम्मीदवार भी बना दिया। आज भी राहुल गांधी भारत की समस्या से अवगत नहीं है, ये अक्षर से सही है, इसको कोई काट नहीं सकता। उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि भारत की समस्या क्या है। कहीं कोई बैठ गया धरना पे, बैठ जाइए जाकर करके वो बैठ जाएगा, उसको लगेगा यही समस्या है, उसके मन में यही आता है कि लगता है कि उसको समस्या जो है यही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी के मन में ये पता ही नहीं, उसको बंदे को मालूम ही नहीं कि भारत के लोगों को, भारत के युवा के, भारत के गरीब लोगों की समस्या क्या है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो सब दिन जो व्यक्ति, जो बच्चा जब था तो वो मतलब प्लेन में अपना ये मना रहा है, बर्थडे मना रहा है, जो विदेश में रह के पढ़ाई किया और सब दिन, वो आकर करके यहाँ पे बिठा दिया गया। इसको परिवारवाद कहते हैं। आज मल्लिका अर्जुन खड़गे अच्छे लीडर हैं, लेकिन उस बंदे के ऊपर इतना मतलब मतलब कमांड है इन लोगों का कि वो अपने मन से कुछ भी एक लाइन नहीं बोल सकता है बंदा, उसको पर्ची लिख के दिया जाता है। और नहीं तो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें पर्ची खत्म हो जाने के बाद पत्रकार बोलता है, जयराम रमेश जो हैं वो उनके तरफ से माइक हटा लेते हैं और कहते हैं कि हो गया। तो एक पत्रकार ने कहा पर्ची खत्म हो गया क्या, तो सिर्फ खड़गे जो है उस पत्रकार को वो मुंह देख रहे थे।
इसको कहता है कि परिवारवाद, जो वो चाहेगा वही होगा, उसके अगेंस्ट में कोई नहीं। जो जो अगेंस्ट में बोला राहुल गांधी के खिलाफ में, आज कांग्रेस गर्त में चला गया, खत्म होने का कगार पे है। खत्म तो हो ही गया एक तरह से, लेकिन और भी खत्म होने के कगार पे है। फिर भी जो जो बोला उसको उस पार्टी ने मतलब मोदी का समर्थक बता दिया, मोदी का मतलब ये करने वाला, फेवर करने वाला बता दिया, पार्टी मैंने विरोधी गतिविधि में बता दिया और निष्कासित कर दिया। जबकि सबसे पहले अगर कांग्रेस को निष्कासित करना चाहिए तो राहुल गांधी को करना चाहिए, तभी कांग्रेस बचेगी। और कम से कम कमांड देना चाहिए, जैसे पीवी नरसिम्हा राव बने थे स्वतंत्र, मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री नहीं, पीवी नरसिम्हा राव जैसा प्रधानमंत्री। उस समय सोनिया गांधी का हस्तक्षेप नहीं था। सीताराम केसरी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनको कि यही सोनिया गांधी जब आई राजनीति में तो सीताराम केसरी का मतलब कांग्रेस कार्यालय से पूरा सामान फिकवा दिया था। अगर उस समय के जो भी हमारे मित्र बंधु हैं, इस बात को अखबार में आया था कि उनके सामान को कांग्रेस कार्यालय से बाहर फिकवा दिया गया था, जबकि सीताराम केसरी हमारे बिहार के ही थे। और उस समय ये स्थिति उत्पन्न हुई थी कि हो सकता था कि प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन यही सोनिया गांधी आने के बाद वो रुक गए। बिहार का पहला प्रधानमंत्री बनने का चांस मिला था, उस समय बना था, लेकिन इस सोनिया गांधी ने आकर करके वो सारी चीजों को खत्म कर दिया। और उस समय से जो अपना चंगुल में कांग्रेस को ली है, कांग्रेस खत्म होने का कगार पे एकदम नामो निशान। आज कांग्रेस में, आप कांग्रेस के जो लोग हैं ना, उनसे भी पूछिएगा तो कांग्रेस में रहना नहीं चाहते, वो कांग्रेस में रहना नहीं चाहते। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं। अमित पटेल कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई फैसला लेने वाला नहीं है। फैसला लेने वाला है, लेकिन सही फैसला लेने वाला नहीं है। वो फैसला राहुल गांधी अटपटांग टाइप से करता है और वही सबको मानना ही है, मानना। जो नहीं मानेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। चिंटू कह रहा है कि इस बार संसद में कम से कम 10 युवाओं को एनडीए से टिकट मिलना चाहिए। अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी, जैसे गिरिराज सिंह हो गए, राधा मोहन सिंह हो गए, जनार्दन सिग्रीवाल हो गया, सुनी चौबे हो गए, इन सब लोगों को साइड करना चाहिए, लोगों का टिकट काटना चाहिए और नए लोगों को, युवा लोगों को देना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारे, जैसे महाबली सिंह हो गए, ये सब जिस तरह के लोग सीनियर लोग हैं, उन लोग, हाँ, सामंजस्य बिठाइए, लेकिन कुछ युवाओं को मौका दीजिए। और वैसे युवा का जो फील्ड में काम कर रहा है, जो क्षेत्र में काम कर रहा है, जो जनता के बीच में है और जिनको समझ हो कि इनकी जरूरतें क्या हैं, सिर्फ बस माने हल्ला करने वाला नहीं चाहिए, जरूरत जो समझे दे माने जनता की, वैसे नेता को टिकट मिलना चाहिए और वैसे लोगों को जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो नॉमिनेशन वाला जो होता है ना, एमएल से या ये सब चीज में जो एक कह दिया गया है कि खेल से या किसी कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र से, जी नहीं, इसमें ऐसे लोगों को नॉमिनेट कर करके एमएलसी या ये सब एमपी बनाना चाहिए जो क्षेत्र में काम करता है और जो क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू है और उसको पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे अच्छा हो सकता है। ऐसे लोगों को मिलना चाहिए, नॉमिनेट करके कम से कम ऐसे लोगों को बनाना चाहिए कि उसके अंदर वो बात है कि वो कर रहा है, क्योंकि जब आप उसके पास कुछ नहीं है तो उस जनता के समस्याओं से वाकिफ है। लेकिन मेन है कि यहाँ पे भाई, वहां पे राजनीति आड़े आते हाथों आ जाती है। तो जितनी भी बातें मैंने कही हैं, आप लोग जितने भी लोग इस बात को सुने, आप इस चीज को, जितना भी तथ्य मैंने बताया, आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे तथ्य में कहीं से भी, मैं व्हाट्सएप पे पढ़ करके नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। मैं व्हाट्सएप देखता भी नहीं। मैं व्हाट्सएप के वैसे ही ग्रुप में हूं जिसमें सिर्फ मेरे काम से, रोजगार से रिलेटेड ग्रुप है। मैं फालतू के ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। या यहाँ के लोकल जो समाचार है आपके हमारे नालंदा जिला में, वैसे ग्रुप में ऐड हूँ। तो मेरा ये जो लोग आजकल, एक तकिया कलाम चल गया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, भाई मेरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सारी बातें नहीं है जो मैंने कहा है। जाकर के चेक करिए, फैक्ट है कि नहीं है, तब जाकर के बात कीजिएगा। तो ये मंडल कमीशन और ये गरीब गुरुओं की आवाज देने की बात सिर्फ किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट देना बंद कीजिए। जितने नेता जो हैं, इन सभी नेताओं का जो मैंने नाम लिया, पूरे देश में से जो भी लोग हैं उस समय जो सत्ता में थे, उनको दीजिए क्रेडिट। उन सारे को बराबर का क्रेडिट देना चाहिए। अब बिहार की जनता से एक डिमांड है, मेरा एक मांग मैं करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि बिहार के 2 नेताओं के लिए भारत रत्न का मांग पूरी जनता को करना चाहिए, एक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और नीतीश कुमार के लिए। बाकी आगे चल के कौन क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन ये दोनों डिजर्व करते हैं। बस इतना ही सी बात है। आज इतना ही, अचानक से लाइव आया, इतना ही कहना था मैं जो पढ़ रहा था। बाकी बातें फिर अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। जय श्री राम।